गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट चल रही थी, यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। इसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था किलेट लिगेंड। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था इसमें किलेट लिगेंड। अब देखें किलेट लिगेंड के लिए मैं पढ़ा था कि वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं तो वह लिगेंड अपने सभी दाता परमाणुओं की सहायता से धातु परमाणु या धातु आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, जिससे एक वलय युक्त संरचना प्राप्त होती है। ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स को किलेट कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को हम किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें इसके अंदर आपको किलेट लिगेंड वाले टॉपिक के अंदर आपको नोट लगा क्या लिखना है कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे कि ईएन था एथिलीन डाइएमीन, उसको हमने क्या बना था किलेट लिगेंड बना था। अब यदि एथिलीन डाइएमीन इस प्रकार से हो CH2 और यहाँ पे ये NH2 और यहाँ पे ये NH2। ठीक है, अब यहाँ पे हो कोबाल्ट और ये जुड़ा हुआ है NH3 और यहाँ पे भी क्या है कोबाल्ट और इसके साथ जुड़ा हुआ है NH3। ये पूरा संकुल है। ठीक है, और +6 चार्ज है। +6 क्यों लिखा है इसके +3 इस पे है और +3 इस पे, दोनों का योग करके वहां पे लिखा है। अब यदि ये जो NH2 है वो इसको ऐसे लिख देते NH2, ये इस धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला जो NH2 है वो इस धातु के साथ में बॉन्ड बना। ये है तो क्या ईएन ही है, एथिलीन डाइएमीन लिगेंड ही है, लेकिन इसके अंदर जो दोनों दाता परमाणु हैं या दोनों नाइट्रोजन हैं वो अलग अलग धातु के साथ में क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। अलग अलग, ये वाला इसके साथ बना रहा है और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। बना तो ये दो ही बॉन्ड रहे लेकिन अलग अलग धातु के साथ बना रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी तो यहाँ पे हम ईएन को या एथिलीन डाइएमीन को किलेट लिगेंड नहीं मान के नॉर्मल लिगेंड है वो मानेंगे, क्योंकि ये जो ईएन है वो यहाँ पे अपने दोनों दाता परमाणुओं की सहायता से अलग अलग धातु परमाणुओं के साथ में बंध बना रहा है। इस कारण से रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पे ईएन को हम किलेट लिगेंड नहीं बोल करके सामान्य लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो ये लिखना है यहाँ पे कि जब कोई बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड अलग अलग धातु परमाणुओं के साथ बंध बनाता है तो वहाँ रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनने से किलेट वलय का निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण से वहाँ हम बाइडेंटेट लिगेंड को किलेट लिगेंड नहीं माना जाता है। ये लिखना, उसके बाद में ये एग्जाम्पल होगा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, उसके बाद में लिगेंड के जो 3 प्रकार थे उसके अंदर अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसके अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे उभयदंतुक लिगेंड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो कौन सी होगी। वे लिगेंड जिनमें 2 प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, वे लिगेंड जिनके अंदर 2 परमाणु ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक समय में केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, उसके बाद डेफिनेशन फिर से देख लेना। एग्जाम्पल में आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखना CN का। ठीक है,
अभी जो Cn है उसको हम कॉमन क्या नाम देते हैं, साइनो या साइनाइडो, क्योंकि ये ऋणावेशित लिगेंड है ना, Cn नेगेटिव, इस कारण से इसके ऊपर क्या आता है, नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे हम, O लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइनो। अब देखें इस लिगेंड के अंदर कार्बन भी दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकता है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकता है, यानी इस साइनाइड लिगेंड में दोनों परमाणु डोनर एटम की तरह कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक धातु के साथ केवल एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा, अर्थात इन दोनों में से धातु परमाणु के साथ या तो कार्बन उपसह संयोजक बंध बनाएगा या फिर नाइट्रोजन बनाएगा, दोनों एक साथ में नहीं बनाते, ठीक है। एक समय में केवल एक डोनर एटम ही दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उभयदांतुक लिगेंड कहते हैं। अब देखें यदि इसके अंदर इसका साइनो नाम कब दिया जाएगा, जब कार्बन क्या हो, डोनर एटम के रूप में हो, ठीक है, और यदि यहाँ पे डोनर एटम के रूप में क्या हो, नाइट्रोजन हो। अगर देख लो इस वाले के अंदर, इस एग्जाम्पल में कार्बन है वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे करके धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो ये डोनर एटम है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड का नाम साइनो। अब यदि इसी के अंदर नाइट्रोजन परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो इसका नाम साइनो नहीं रह के क्या बनेगा, आइसो साइनो बनेगा, यानी इसमें डोनर एटम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसके अंदर क्या है, डोनर एटम, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कि वे लिगेंड जिनमें दोनों परमाणु दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकते हों, लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह कार्य करे, अर्थात एक समय में दोनों में से एक परमाणु ही धातु को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो ऐसे लिगेंडों को हम उभयदांतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। आगे समझ में, वे लिगेंड जिनमें दो प्रकार के दाता परमाणु हों, लेकिन एक समय में उनमें से केवल एक ही परमाणु है वो दाता परमाणु की तरह कार्य करता है, तो ऐसे लिगेंडों को हम उभयदांतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड कहेंगे, और ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा साइनाइड का। अभी देखो डोनर एटम चेंज होते हैं, इसके नाम भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर सेकेंड एग्जाम्पल में हो जाएगा SCN का, ठीक है, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है SCN नेगेटिव। अब यदि इसके अंदर दोनों डोनर एटम कौन से, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। जब इसमें डोनर एटम कौन सा हो, नाइट्रोजन हो, तब इसको हम लिखेंगे NCS। नाइट्रोजन है और डोनर एटम की तरह कार्य कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तब इसका नाम, लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसो थायो सल्फर के लिए लिखा जाएगा आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। डोनर एटम क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन जहाँ पे डोनर एटम होता है तो नाम से पहले आइसो लगता है, इसमें भी आइसो लगे। अब यदि यहाँ पे डोनर एटम है वो नाइट्रोजन नहीं होकर के क्या हो, सल्फर हो, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हट जाएगा और नाम क्या हो जाएगा इसका, थायो साइनेटो, यानी डोनर एटम क्या है इसमें, सल्फर है। देखिए इसको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक एग्जाम्पल हो रहा है, वो देखो नाइट्रो लिगेंड है ना, वो भी उभयदांतुक की तरह कार्य कर सकता है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जैसे मेटल है उसके साथ में NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम की तरह कार्य कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन है वो डोनर एटम के रूप में हो, तब इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्रो। नेगेटिव चार्ज था ना, तो नाम के लास्ट में O लगाएंगे। यहाँ पे डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है।
सेकंड इसके अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन, जिसको हम इस प्रकार से लिख देंगे NO2, ये नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन NO2। जब ऑक्सीजन डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा तब इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही है, NO2 नेगेटिव ही है ये, तो नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, एक तो HCN का हो जाएगा, एक CN का हो जाएगा और एक ये NO2 का हो जाएगा। उतारे इसको। ये था आपका उभयतंतुक लिगेंड। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, एक लास्ट टाइप बचा है लिगेंड का, उसको हम बोलेंगे ब्रिज लिगेंड। वो रहेगा अपना ब्रिज लिगेंड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सेतु लिगेंड। तो इसमें आता है कि वे लिगेंड जिनके अंदर दाता परमाणु एक ही हो और एक ही दाता परमाणु एक ही समय में दो या दो से अधिक धातुओं के साथ में जुड़ा हुआ हो। जब ये 2 या 2 से अधिक धातुओं के बीच में जुड़ा हुआ होगा तो ये क्या होगा, 2 धातुओं के लिए सेतु का काम करेगा। यानी इन दोनों धातुओं को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये Cl लिगेंड कर रहे हैं, इसलिए Cl लिगेंड को क्या बोलेंगे हम, ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। क्योंकि 2 परमाणुओं को जोड़ने वाले को या 2 वस्तुओं को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, सेतु बोलते हैं। इसलिए इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्रिज लिगेंड। तो वह लिगेंड जो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो ऐसे लिगेंड को सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड कहते हैं। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ये पूरा संकुल है, ठीक है। अब इस संकुल के अंदर क्लोरीन लिगेंड है, क्लोरीन लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके साथ साथ में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो एक के साथ में तो ये ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन की सहायता से बॉन्ड बनाएगा और दूसरी धातु परमाणु के साथ में ये अपने लोन पेयर की सहायता से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तो Cl यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिज लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और +3 इसके ऊपर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। एक ही समय में डोनर एटम भी सेम होना चाहिए, क्लोरीन खुद ही डोनर एटम है, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं के साथ में बंध बनाता है, तो उस लिगेंड को ब्रिज लिगेंड कहते हैं। इस एग्जाम्पल में क्लोरीन क्या हो गया, ब्रिज लिगेंड हो जाएगा। आगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार के ब्रिज लिगेंड वाले एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, एक बार इतना ही याद रखना, ठीक है। ये थे लिगेंड के प्रकार। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इसके अंदर EAN कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम EAN रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। EAN कॉन्सेप्ट या EAN रूल। अब सबसे पहले आता है इसकी फुल फॉर्म रहेगी इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट हिंदी में रहेगा इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। हिंदी में इसका नाम रहेगा प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा, या फिर इस शॉर्ट में EAN रूल भी बोल सकते हैं, EAN का नियम। अब सबसे पहले आता है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जो EAN रूल है या EAN कॉन्सेप्ट है वो सिज्विक नाम का साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दिया गया। सबसे पहले ये लिखना है EAN कॉन्सेप्ट या रूल, इसकी फुल फॉर्म रहेगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसको बोलेंगे हम प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। तो इसको दिया किसके द्वारा गया था, सबसे पहले प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा है वो सिज्विक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दी गई थी। अब सिज्विक ने क्या बताया इसके अंदर वो पढ़ेंगे, फिर
जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जो EAN निकालने का फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना लिखे इसके अंदर। फुल फॉर्म लिखने के बाद लिखना है कि EAN रूल है वो सर्वप्रथम सिज्विक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब देखो इसके अंदर इस रूल में सिज्विक ने क्या बताया, EAN रूल के अनुसार लिखें या फिर ये लिख दें, सिज्विक ने बताया कि संकुल यौगिक बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन युग्म उपसह संयोजक बंध के द्वारा ग्रहण करता है, जिससे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास जैसा हो जाए। ठीक है, तो EAN रूल के अंदर सिज्विक ने क्या बताया था कि संकुल यौगिक बनने में या संकुल यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड से उपसह संयोजक बंध के द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जिससे कि धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास के जैसा हो जाए या निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर हो जाता है। ये था इसके अंदर सिज्विक ने जो EAN रूल में बताया वो लाइन थी, ये लिखनी है आपको। उसके बाद में था कि EAN निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद में जो सिज्विक था ना, उसने ये बताया कि वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो करते हैं, वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो करते हैं। EAN रूल फॉलो करने का मतलब है कि संकुल बनने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसकी EAN है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास के बराबर हो जाए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब ये होगा कि ये EAN रूल फॉलो करता है। और EAN रूल फॉलो करने वाले कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे, जबकि EAN रूल को फॉलो नहीं करने वाले जो संकुल होते हैं वो लेस स्टेबल या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, EAN निकालने का फॉर्मूला इसके बाद में लिखेंगे हम। तो सिज्विक के अनुसार या EAN कॉन्सेप्ट के अनुसार वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो करते हैं वे स्थायी होते हैं, जबकि वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं वे कम स्थायी या अस्थायी होते हैं। आगे सेकेंड लाइन समझ में ये लिखनी है आपको। उसके बाद देखें इसके अंदर EAN निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो देखें EAN निकालने का फॉर्मूला इसमें आएगी एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, धातु का परमाणु क्रमांक। ठीक है, धातु का परमाणु क्रमांक लिखना है यहाँ पे, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उस संकुल में कितनी है वो माइनस कर देनी है उसमें से। ठीक है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा ही प्लस में मिलेगी। उसके बाद में आता है इसके अंदर जोड़ना क्या, ऐड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स के द्वारा दिए गए जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म होते हैं उनको हमें ऐड करना है। तो EAN निकालने का फॉर्मूला होगा किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की EAN निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। और एक लिगेंड होता है, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे वो ऋणावेशित लिगेंड हो, चाहे वो धनावेशित लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन है वो धातु परमाणु को एक लिगेंड धातु परमाणु को एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, एक लिगेंड चाहे वो ऋणावेशित लिगेंड हो, चाहे वो धनावेशित लिगेंड हो, चाहे वो उदासीन लिगेंड हो, वह लिगेंड
धातु परमाणु को एक उपसह संयोजक बंध के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही बात है 2 इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लिखें आप, फॉर्मूला लिखें सबसे पहले तो। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखें इसके अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम CONH3 ये रहेगा अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में ये देखना है कि हमें ये संकुल EN रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, तब बताएंगे कि ये संकुल स्थायी होता है या अस्थायी होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, हमें क्या निकालनी है, EN निकालनी है कोबाल्ट की। तो EAN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले धातु का एटॉमिक नंबर, धातु इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट आती है 27 नंबर पे, ये हो गया धातु का एटॉमिक नंबर, माइनस में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है देखो, निकालने के लिए एक्स मानेंगे, प्लस में इसकी क्या होती है 0 होती है, तो 6 × 0 = +3, तो अक्स = 6 इस साइड जाएगा, यहाँ पे 6 × 0 तो ये तो 0 ही हो गया, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 देगा, तो 6 लिगेंड कितने देंगे 12 देंगे, 2 × 6 लेंगे। एक लिगेंड 2 देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये यहाँ पे लिगेंड की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 36। 27 में से 3 गए 24 बचेंगे, 6 से 2 से गुणा किया 12, 12 और 2 36, 36 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रिप्टोन का, और क्रिप्टोन एक क्या होती है इनर्ट गैस या अक्रिय गैस होती है। तो इस संकुल के बनने में जो कोबाल्ट है उसने 6 NH3 से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस क्रिप्टोन के जैसा हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहे हैं, और वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्थायी संकुल होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में एक एग्जांपल और कर लो, उसके बाद में 2-3 एग्जांपल आप खुद से करके लेके आना। इसमें देखो एग्जांपल रहेगा FeCN6-4 ये संकुल है, ठीक है। तो इसमें हमें EN निकालनी है सबसे पहले। तो EN निकालने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26, माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर कितने इसकी अक्ष, प्लस में एक CN की -1, तो 6 की कितनी हो जाएगी -6 = -4, तो अक्ष -6 = -4, तो अक्ष -4 + 6 तो क्या आएगी +2 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है उसको माइनस करेंगे, प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे देखो 24 + 12 कितना है 36, और जो कि निकटतम उत्कृष्ट गैस क्रिप्टोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये संकुल है वो EAN रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इस कारण से ये संकुल क्या हो गया स्थायी संकुल है वो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं, मैं लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि NiCO4, इसके अलावा FeCO5, ठीक है। इसके अलावा प्लेटिनम Cl4 -2। ये 3 एग्जाम्पल आप खुद से करना कि ये EAN रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आता है एक अपवाद। अपवाद है वो देखिए आप क्या हो रहेगा इस संकुल के अंदर। अपवाद में आएगा NiCN4-2, ये अपवाद है इसके अंदर। अब ये देखें EAN निकालते हैं,
En निकालेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 28 निकलेगा। माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसके अंदर x प्लस में -1 इंटू 4 4 है ये Cn के और -2 x -4 इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इस साइड जाएगा प्लस का बनाएगा तो ये आएगा +2 माइनस कर दिया। प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड 4 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 देगा तो 4 लिगेंड कितने देंगे 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे देखो 26 प्लस 8 ये कितना है 34 किसी भी उत्कृष्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो संकुल बना है NiCN4 इस संकुल के बनने में केंद्रीय धातु परमाणु निकल है उसने अपने लिगेंड के द्वारा उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किए जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर हो जाए। अब ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया। ये EAN रूल डज नॉट फॉलो, EAN रूल को ये फॉलो नहीं कर रहे। EAN रूल को जब ये फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या होना चाहिए EAN रूल के अकॉर्डिंग तो ये संकुल क्या होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये संकुल क्या होता है स्टेबल होता है। तो ये EAN रूल का क्या हो गया अपवाद हो गया क्योंकि EAN रूल ने ये माना था कि वे संकुल जो EAN रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे अनस्टेबल होंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये संकुल EAN रूल को फॉलो नहीं करता तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये संकुल क्या होता है स्टेबल होता है। तो ये इसका क्या हो गया अपवाद हो गया। ठीक है, इसके ऊपर अपवाद लगा के लिख देना। क्वेश्चन ऐसे है कि ये संकुल ए EAN रूल को फॉलो नहीं करता है फिर भी ये संकुल स्थायी होता है। तो इसमें क्या लिखा जाए कि ये EAN रूल का क्या होता है अपवाद होता है, जो कि EAN रूल को फॉलो नहीं करता है फिर भी ये क्या होता है स्थायी होता है। लेकिन ये अपवाद इसके बाद में 3 एग्जाम्पल खुद से करना और तीनों ही EAN रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, कितने निकलते हैं इसमें कौन सी उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं ये वो आपको याद करना है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।